क्या हाल चाल है दोस्तों। आज तुम्हारे सामने हम लेके आए हैं एक न्यू चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशन निपटाया था, आज हम इसे करने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड लास्ट टाइम अगर लास्ट लेक्चर देखा था तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता होगा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आता हूँ। इतना छोटा सा ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर है कि तुम सांस लोगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस एक कंडीशन है, वो सांस 1.5 घंटे बाद लेना, उससे पहले नहीं। मतलब सांस लेते रहो, वो राहत वाली सांस बाद में लेनी है, ठीक है, जब ये चैप्टर खत्म होगा। तो इससे चैप्टर को सीधा स्टार्ट करते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए। ये चैप्टर में हमारे पास बात हम कर रहे होंगे शक्ति की, वो जाकिर खान वाली शक्ति कि अगर कभी भी हम किसी मटेरियल को, बस यहाँ इंसानों की बात ना होकर मटेरियल्स की बात होने वाली है, स्पेशली सॉलिड्स की बात होने वाली है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगाने से अगर उसकी शेप या साइज चेंज हो जाता है, देन वी कॉल इट डिफॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी साथ साथ लिखी हुई है तुम्हारे रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास, अच्छा यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कहीं पता लगे चैप्टर की बिगिनिंग सख्ती से कर दो। तो डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है अगर कभी भी मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, जिसके कारण शेप या साइज में फर्क आ जाए, तो हम उसे डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अब डिफॉर्मेशन भी हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है अगर मैं एक रबर बैंड लूं, उसको खींचूं और जैसे मैं छोड़ूंगा वापिस अपनी शेप को रीगेन कर ले, वी कॉल इट इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर मैंने किसी चीज पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद जैसे ही छोड़ा तो वह वापिस अपनी शेप ही नहीं रीगेन कर पाया, देन वी कॉल इट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस लिखी भी हुई हैं। आफ्टर रिमूवल, if the body does not regain its original shape or size even after the removal of deforming force। इसके बाद हमारे पास आती है एक प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक मटेरियल्स। इलास्टिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपनी शेप और साइज को रीगेन कर ले। तो इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने कभी भी एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, हटाने के बाद अपनी शेप को रीगेन कर ले। यहाँ पे मेंशन भी जैसे किया हुआ, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मैंने यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे हेलिकल स्प्रिंग, स्प्रिंग का एग्जांपल हो सकता है, रबर बैंड का एग्जांपल हो सकता है कि खींचो स्प्रिंग को, छोड़ दो, वापिस अपनी कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेगा। डिफॉर्मेशन कोज्ड ड्यू टू इलास्टिसिटी इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जो भी कुछ चेंज आते हैं उसको बार बार स्ट्रेच करने की वजह से, जैसे एक स्प्रिंग है उसको मैं बार बार चेंज स्ट्रेच स्क्वीज ये करता जा रहा हूं, उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होंगे, जो चेंज प्रोड्यूस होंगे उस मटेरियल के अंदर, हम उसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्प्रिंग लो और उसके बची हुई जिंदगी अपने उसको खींचते रहो, कंप्रेस करते रहो, खींचते रहो, कंप्रेस करते रहो, उसके अंदर भी कुछ परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे। और वही थ्रू आउट द चैप्टर हमें ये पढ़ना भी है कि क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस क्या है और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, कैसे ये हमारी हेल्प कर सकते हैं टू बिल्ड न्यू मटेरियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एआई सबसे ज्यादा यूज केसेस उसके देखे जा रहे हैं, या फिर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि उसके यूज केसेस होंगे न्यू मटेरियल्स फाइंड आउट करने के लिए। क्या हम ऐसा कोई मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि यहां से लेके स्पेस तक एक लिफ्ट बनाने में हमारी हेल्प कर दे? ऐसे मटेरियल्स, हल्का मटेरियल होना चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ऐसे मटेरियल्स हम ढूंढ रहे हैं यूजिंग एआई फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए हमें इसकी इन प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमारे पास प्लास्टिसिटी आता है। अगर कभी भी द बॉडी विच अलाउज टू रिटेन इट्स डिफॉर्म्ड शेप परमानेंटली, मतलब अगर कभी भी कुछ मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, फॉर एग्जांपल इसको तोड़ दिया या इसको किसी तरीके से स्ट्रेच कर दिया, परमानेंट चेंज आ जाएगा, वापिस वैसा पेन ये बन ही नहीं पाएगा जैसा था। तो ये प्लास्टिसिटी होती है। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल्स। तो ऐसा मत सोचना कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, वैसा नहीं। कोई भी ऐसे मटेरियल्स जिनमें अगर मैं फोर्स लगाऊं और उनमें परमानेंट चेंजेस आ जाए, दोज आर कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल्स। एग्जांपल में लिखा हुआ है मड आर क्लोज टू आइडियल प्लास्टिसिटी, दे डू नॉट रीगेन इट्स शेप। ठीक, ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, अब थोड़ा मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। दिस इज द कंप्लीट, क्या कहते हैं उसको, एक स्टार्टर था तुम्हारे लिए। जैसे शादी में जाते हो पहले छोटी छोटी ड्रिंक्स मिलती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, वैसा कुछ था। अब मेन चैप्टर पे आते हैं, स्ट्रेस पे। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब है अगर हम कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करता,
मैंने यहां लगाया फोर्स, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन 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 जैसे ही मैं स्प्रिंग को खींचने की कोशिश कर रहा हूं, स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाएगा अंदर की तरह। वी कॉल दिस रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोर करना चाहता, इंटरनल फोर्स भी बोल सकते थे, रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाना चाहता है अंदर की तरफ। यही हमारे पास स्ट्रेस के आगे जाके डेफिनेशन बनती है, द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब ये, अगर मैं क्रॉस सेक्शन इसका मान लूं, स्प्रिंग को अगर मैं साइड से देखूं तो एक सर्कल ही तो दिखाई देगा। इमेजिन करके देखो, ये स्प्रिंग है, ठीक है, मान लो ये स्प्रिंग है ऐसा। अगर मैं इसको यहां से देखूं स्प्रिंग को, तो मुझे तो सर्कल ही दिखाई देगा ना। मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड हूं, सर्कल के एरिया में, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो ये हमारे पास स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है सिग्मा से, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। बाय द वे, ये वो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है जो ये 1.5 घंटे की वीडियो की लेंथ देख के तुम्हें आया था, वो अलग स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस हमारे फिजिक्स वाला है, मैथमेटिकल स्ट्रेस है, कि अगर मैं कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाता हूं तो वो भी फोर्स लगाता है, विच इज रीस्टोरिंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं, मैं आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं और मेरी एक दोस्त या मेरा एक दोस्त सामने से स्प्रिंग को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग भी अंदर की तरफ वो नहीं खींचने दे रहा, वो स्ट्रेच नहीं होने देना चाहता खुद को, तो वो लगाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। एज सिंपल एज दैट, बस इतना ही थे, समझ गए ना? ठीक है। अगर मैं इसके यूनिट्स निकालना चाहूं तो हमारे पास आ जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रेस लिखा जा सकता है। अब तुम सोचोगे यार ये फॉर्मूला ना पता नहीं ऐसा मसल मेमोरी हमारी वो स्ट्राइक हो रही है, कुछ तो हो रहा है, कहीं तो देखा है ये फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया फोर्स, दिस इज प्रेशर, है ना? ये तो प्रेशर का फॉर्मूला हुआ करता था, हमने पढ़ा हुआ अपने बचपन में छोटी क्लासेस में। हाँ, इट इज द फॉर्मूला इज सेम बट क्वांटिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रेशर इज जस्ट अ स्पेशल केस, अभी आएगा प्रेशर भी इसमें। प्रेशर इतनी सी चीज है, स्ट्रेस तो बहुत ही वाइड चीज है, इसे हमें ढंग से डिफाइन करना होगा, ठीक है, स्ट्रेस को। तो इसमें हम वापस आना चाहें तो हमारे पास देखो कुछ कुछ बातें लिखी है। एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स और द टेंजेंशियल फोर्स ऑन द सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐसा यूनिट मैंने बता दी है, डायमेंशन जो प्रेशर के होते थे वही इसके भी हो सकते हैं। न्यू फोर्स के पता हमें mL/t-2 और डिवाइड बाय एरिया के होते हैं एल स्क्वायर, एक एल से एल काट दिया तो बचा mL-1t-2। कुछ इस तरीके से इसके लिखे जा सकते हैं। स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वैसे यहाँ पे मुझे टेंसर लिख देना चाहिए था बट नहीं, हम नहीं लिखने वाले। हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम इसको और ज्यादा अनलेयर करके पढ़ेंगे, हमें टेंसर कैलकुलस की जरूरत पड़ती है, वही टेंसर कैलकुलस जो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में यूज कर रखी है। तुमने अगर आइंस्टाइन की इक्वेशन देखी है, दिस इज द इक्वेशन, वो जो न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी, लास्ट टाइम हमने न्यूटन की थ्योरी पढ़ी थी ना, Gmf = Gm1m2/r², उसी का ही एडवांस्ड वर्जन समझ लो, उसी का ही करेक्शन समझ लो, ये फॉर्मूला है और इसके अंदर यूज किया गया है टेंसर कैलकुलस। वही टेंसर कैलकुलस जो अभी मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं कि स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। बट हम अपने लेवल पे, क्योंकि हमें स्कूल में लिख के आना है, तो हम उनको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारे एक राजन सर हैं, उन्होंने हमें बताया था कि ये तो टेंसर क्वांटिटी होती है और तुम भिड़ गए अपने टीचर से। वो काम अभी नहीं करना है, तो हम इसे अभी के लिए स्केलर ही मान के चलने वाले हैं। जो लिखा है मैं तो वही बता रहा हूँ और जो सच्चाई है वो बताना मेरा फर्ज है, इसलिए बता रहा था। फिलहाल के लिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहे तो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस की भी 3 कैटेगरीज होती है। सिंपल सा है। सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तुम फोर्स तो लगा रहे हो किसी चीज पे, किस तरह से लगा रहे हो वो भी तो मैटर करेगा, एंड तभी तो ये स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर हमारे पास होते हैं जो सिंपल नंबर्स है, 1 + 2 = 3। वेक्टर्स हमारे पास होते हैं कि अगर 2 + 3 है तो मैं इसको सिंपल ऐड नहीं कर सकता, मुझे देखना होगा इस 2 और 3 में कितना एंगल है और इसका वेक्टर सम होता है। याद आया वेक्टर की प्रॉपर्टीज? याद आई वेक्टर की प्रॉपर्टीज ये होती है कि अगर 2 और 3 है, तुम फोर्स लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो ये भी तो बताओ। स्केलर में हमें कोई लेना देना नहीं होता, 2 + 3 5 खत्म। लेकिन टेंसर में और भी चीजें आ जाती हैं हमारे पास,
टेंशन में, और एक्स्ट्रा चीजें और डिफरेंट तरह से एडिशन होता है इसका, हम उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। जस्ट बता रहा था कि थोड़ी तो एक्स्ट्रा नॉलेज यार, कोई तो वीडियो रहने दो ना, कोई तो टीचर रहने दो जो एक्स्ट्रा बता पाए थोड़ा हटके, ठीक है। फिलहाल के लिए वापस आते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है कि अगर मान लो हमारे पास एक रॉड है और उसमें मैं फोर्स लगाने की कोशिश करूं कुछ इस डायरेक्शन, मैं उसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं या फिर उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं किसी मटेरियल पर फोर्स लगाऊं सच दैट उस मटेरियल की लेंथ चेंज हो जाए, देन वी कॉल इट लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इसकी भी दो कैटेगरीज है फर्दर, एक है टेंसाइल और एक है कंप्रेसिव। टेंसाइल का मतलब है अगर मैं कभी भी किसी पे फोर्स लगाऊं और फोर्स लगाने की वजह से उसकी लेंथ बढ़ जाए, बाहर खींचने की कोशिश करूं, उसके यूनिट एरिया पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फोर्स इस तरीके से लगाया, नॉर्मल फोर्स लगाया 90 डिग्री पे, सच दैट उसकी लेंथ बढ़ जाए, तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। अगर मैं फोर्स इस तरीके से लगाऊं सच दैट उसकी लेंथ घट जाए, कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, देन वी कॉल इट कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव मतलब कंप्रेस करना, लेंथ को छोटा करना। नेक्स्ट हमारे पास ये पहली कैटेगरी है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास, दूसरी टाइप इसकी आती है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक भी बोल सकते हैं हम इसे, बल्क स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ये नाम है इसके। अगर कभी भी हम किसी चीज पे बहुत सारी तरफ से फोर्स लगा दे, मान लो हर डायरेक्शन से, बाहर से भी, अंदर से भी, इधर से भी, उधर से भी, बल्क मतलब बहुत सारे फोर्सेस अगर हमने किसी चीज पे लगा दी सच दैट इसमें क्या चेंज हो रहा था, साइज छोटा या बड़ा हो रहा था, इसमें क्या चेंज होगा, अगेन साइज चेंज होगा। बट लेकिन अच्छी बात पता क्या है, इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला दोनों में सेम है, विच इज सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यहां पे भी सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस अलग अलग तरह के हैं बट फॉर्मूला सेम है सब में, फोर्स बाय एरिया। बस फर्क क्या है फिर तीनों स्ट्रेस में कि किस तरीके से फोर्स लगाया जा रहा है, ये मैटर करता है। जैसे इसमें लगाया जा रहा था सच दैट उसकी लेंथ चेंज हो, इसमें सच दैट उसकी वॉल्यूम चेंज हो। सोच के देखो ना, इसमें वॉल्यूम चेंज हो, एक हर तरफ से किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो उसकी वॉल्यूम चेंज होने वाली है। और तीसरा हमारे पास आता है शेयर स्ट्रेस। यहां पे लिख देता हूं मैं शेयर, या फिर इसका दूसरा नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस का मतलब है अगर तुम्हारे पास एक स्क्वायर और तुमने उसे नीचे से फिक्स कर दिया सच दैट यहां पे फोर्स लगा रहे हो, टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगा रहे हो। देख पाए ना, तीनों में अलग अलग तरह से फोर्स लगा रहे हैं, है ना, वैसा ही कुछ। अगर मैं कभी भी एक स्क्वायर को नीचे से फिक्स कर दूं और ऊपर टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाऊं फॉर एग्जांपल, तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो इसकी शेप ऐसी बन जाएगी, टेढ़ी सी हो जाएगी इसकी शेप, कुछ ये बन गई इसकी शेप। अब इन दोनों में साइज चेंज हो रहा था, लेकिन ये शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से शेप चेंज हो रही है। ये स्क्वायर से कुछ तो ऐसा ट्रेपीजियम, क्या कहते हैं इसे, पैरेललोग्राम टाइप, या स्क्वायर से पैरेललोग्राम तो नहीं बनेगा बट स्क्वायर से वो बन गया रोम्बस टाइप कोई चीज बन गई ही। वैसे अगर रेक्टेंगल होता तो पैरेललोग्राम जैसी चीज बन जाती है टेढ़ी होके। अगर क्यूबॉइड होता तो ऐसे पैरेललोपिपेड जैसी चीज बन जाती, या पैरेललोपाइप्ड कुछ भी बोल सकते हो ऐसा। तो ये भी अब फिर से फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं है हमारे पास, बस किस तरह से फोर्स लगा रहे हैं उसके बेस्ड पे हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेस हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि स्ट्रेस जो है वो स्केलर नहीं है, सिंपल ऐड नहीं होते, वेक्टर नहीं है, वेक्टर एडिशन नहीं लगता, कुछ और ही तरीका है इनका। बट हमारे लिए सिंपल भाषा में हम तीनों को अलग अलग से पढ़ने वाले हैं, हम एक साथ इन तीनों स्ट्रेस को नहीं पढ़ेंगे, जो कि चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है, जो कि हमें आगे जाके पढ़ना होता है इंजीनियरिंग में या अपने बीएससी में, जो भी हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और चीज इसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन है देने की, ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस हमारे पास होता है ये और कुछ नहीं, यही है अपना वो प्रेशर वाली बात। अब आया कहीं जाके इन तीनों में से निकल के ये रहा प्रेशर, समझ आया? ये हमारे पास प्रेशर होता है, हाइड्रोलिक, बल्क या फिर इसको प्रेशर भी बोला जाता है। मैंने यहाँ पे लिखी भी हैं ये चीजें, एक बार इनको भी देख लेते हैं, अगर लेके आया हूं तो मैं यहाँ पे लिखा है
डिफॉर्मिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, परपेंडिकुलर या नॉर्मल सेम बात होती है। नेक्स्ट, चेंजेस द लेंथ, अगर स्ट्रेच करके लेंथ इंक्रीज हो रही है टेंसाइल, अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो कंप्रेसिव। साथ साथ याद भी कर लेते हैं ना इसे, क्यों ही फिर दोबारा दोबारा वीडियो देखने की जरूरत पड़े, अभी कभी निपटा के चलते हैं इसे, समझ गए। चलो आ जाओ। उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेस मैंने लिखा है डिफॉर्मिंग फोर्सेस पैरेलल और टेंजेंशियल टू द सरफेस। एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सरफेस आ जाता, मान लो एक क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरीके से, एक ऐसा क्यूब टाइप है और मैंने फोर्स लगा दिया इधर इस वाले सरफेस पे, तो टेंजेंशियल या फिर हमारे पास शेयरिंग जो स्ट्रेस है उसमें एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जिस सरफेस पे हमने फोर्स लगाया उसी सरफेस को कंसीडर करना है, ना कि पूरे क्यूब या जो भी शेप दी हुई है उसको। मेक श्योर अभी तो सिंपल या ऑब्वियस सी बात लग रही होगी, लेकिन दिमाग में रखना वो एरिया हमारे पास यूज में आएगा, वो एरिया में फॉर्मूला में डालना है जिसपे फोर्स लगाया गया है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास ये ए एरिया को लगाया है गया है, ये रहा फोर्स, तो हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय दिस वाला एरिया, ये वाला एरिया, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। और ये इसकी शेप को चेंज कर देगा, पहले दो साइज को चेंज करते हैं और ये शेप को चेंज करता है। आई होप यहां तक क्लियर हो। आगे बढ़ना चाहेंगे, हाइड्रोलिक में मैंने बता दिया है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, और इसे हम यूनिफॉर्म प्रेशर भी बोलते हैं। यहां जाके कहीं हमारे पास प्रेशर वर्ड यूज कर पाए हम। इसके बाद आगे बढ़े तो चेंजेस वॉल्यूम ओनली, शेप रिमेन सेम। अगर मैं हर डायरेक्शन से किसी चीज पे फोर्स लगाऊंगा, हर डायरेक्शन से, तो उसकी 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 वॉल्यूम चेंज होगी। जैसे तुम लोगों पे भी कई सारी डायरेक्शन से भी फोर्स आ रहा होगा, टीचर अलग सुनाते रहते होंगे, है ना, दोस्तों से अलग नहीं बन रही है आजकल, पेरेंट्स से अलग ताने सुन रहे हो, वैसे वाला हर डायरेक्शन से लग रहा है। फिर इंसान क्या करता है, फिर इंसान ढीठ हो जाता है। अगर हर तरफ से ही ताने लग रहे हैं, फिर वो कहता है चल ठीक है अब तो हर तरफ से ही लग रहे हैं, है ना, वो वाली सिचुएशन है ये हाइड्रोलिक। हर तरफ से ही बज रहे हैं भाई साहब। किसी तुमने ऐसी कोई लड़ाई देखी होगी, बीच में एक को बिठा रखा और हर तरफ से मारे ही जा रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो सरेंडर कर देता है, वो बैठ जाता है, ले भाई मार ही लो तुम, अब मैं कुछ कर तो पाऊंगा ही नहीं, है ना। अगर एक आध से लड़ाई होगी तो लड़ लेगा, वैसी वाली सिचुएशन। इसके बाद हमारे पास दीज आर दी ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। हम आते हैं अपने प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन पे और देखते हैं इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों के हैं, तो पहले स्ट्रेन भी निपटा लेते हैं। तीन टाइप के अपने पास स्ट्रेस आए, फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस, याद रहेगा। तीन टाइप के स्ट्रेन भी होते हैं अपने पास। तो स्ट्रेन हमारे पास होता है कि तुमने स्ट्रेस लगा दिया, तुमने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, शेप या साइज, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप या साइज को चेंज भी कर दिया। कितना, कोई ये पूछ ले, बताना जरा। लेंथ तो चेंज कर दी, कितनी चेंज करी, कितने परसेंट चेंज करी, ये बताओ। यार ये तो फंस जाएंगे, है ना, है ना, है ना। तो इससे बचने के लिए हमारे पास आते हैं तीन टाइप के स्ट्रेस, जो पिछले नेम रखे थे बिल्कुल सेम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे भी हम। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है चेंज इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। बस इसका यूज करके हम बता देंगे कुछ ऐसे, डेल्टा एल बाय एल। अगर मान लो ये थी स्टार्टिंग में शेप, सॉरी साइज एल, और मैंने जैसे इसको खींचा और ये ऐसे बन गई, इसकी डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हो गई। चेंज कितना आया इन दोनों के बीच में, विच इज डेल्टा एल, तो चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, दैट इज द फॉर्मूला। याद रहेगा पक्का, ठीक है। तो स्ट्रेन का मतलब होता है कितना चेंज आ रहा है। अगर स्ट्रेन का एक ही फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो वो होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब साइज या शेप, डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बस इतना सही फॉर्मूला था, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, ध्यान रख लो। दूसरा, गैस कर सकते हो कौन सा स्ट्रेन आना चाहिए। पहला अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो दूसरा कौन सा आना चाहिए, बल्क या फिर शेयरिंग। ठीक है, पहले मैं बल्क लिख देता हूं, बल्क स्ट्रेन या हाइड्रोलिक स्ट्रेन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा चेंज इन, इसमें क्या चेंज होता था याद दिलाना जरा, वॉल्यूम, बिल्कुल सही, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। कुछ इस तरीके से अगर मैं कभी भी किसी पे फोर्स हर डायरेक्शन से ही लगाता जा रहा हूं तो उसकी वॉल्यूम चेंज होगी, कुछ इस तरीके से। यहां पे आ जाए तो जितनी भी वॉल्यूम चेंज हुई है, ये जो चेंज हमें दिखाई दे रहा, ये जिसको मैंने अभी शेड किया ना, ये वाला,
ये चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जो भी हमें दे रखी थी, विच इज डेल्टा वी बाय वी। याद रखना चेंज डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार और याद दिला देता हूं, दिस डेल्टा वी या डेल्टा एल इज कॉल्ड फाइनल माइनस इनिशियल। याद आया? डिफरेंशिएशन के आसपास किया था। ठीक है, बढ़िया। तीसरा टाइप का स्ट्रेन अपने पास आता है शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन, अब इन दोनों में अभी तक क्या चेंज होती थी? साइज। और शेयरिंग में क्या चेंज होता है? शेप। तो हमें यहां पे थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा ये काम। मान लेते हैं फिर से हमने नीचे से फिक्स करा या नहीं भी करा, जरूरी नहीं है, थोड़ा समझने में इजी हो जाता है कि नीचे से शिफ्ट करो, यहां से धक्का दो किसी चीज को, शेप चेंज हो जाएगी, है ना? इसलिए मैं ऐसे बनाता हूं। तो इसका कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ये बन गई। तो ये मान लेते हैं एंगल फाई है, एंड दैट इज इट, खत्म हो चुका है। शेयरिंग स्ट्रेन मतलब ये फाई, बस इतना ही। तो अगर मैं ये फाई को निकालना चाहता हूं तो डायरेक्टली फाई को निकालना बड़ा मुश्किल सा होता है, तो हम tan फाई निकाल लेते हैं। tan फाई का मतलब होता है, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो ये रही परपेंडिकुलर जो भी लेंथ दे रखी थी, और ये रहा चेंज जो आया, जो साइड से टेढ़ी हो गई है, x। तो याद आ जाएगा x बाय एल। अगर थीटा बहुत छोटा हुआ तो, ये अप्रोक्सीमेशन हमेशा याद रखनी है, इफ थीटा या फाई इज वेरी स्मॉल, हमेशा ध्यान रखना है, तो tan फाई हो जाता है अप्रोक्सीमेटली फाई, विच इज अप्रोक्सीमेटली साइन फाई। मेक श्योर ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर कभी भी एंगल बहुत छोटा हो तो मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं, tan थीटा को थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, और cos थीटा को 1 लिख सकता हूं, ये भी कहीं लिख लेना। अभी अपने काम का नहीं है, बट इंफॉर्मेशन लिखने में क्या ही जा रहा है। और थोड़ा ऐसी जगह लिखना कभी जिंदगी में दोबारा दिख भी जाए, पता लगे बिल्कुल ही भीड़ के बीच में लिख दिया और दोबारा ढूंढ रहे हैं भाई लिखा तो लिखा कहां था। नोटबुक के टॉप पे थोड़ी सी जगह होती है ना, वहां लिखा करो। फिलहाल के लिए तो फाई हमारे पास आ जाएगा x बाय एल। यही फाई तो था शेयरिंग स्ट्रेन, बस इसका मतलब हमें शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला मिल चुका है, x बाय एल, खत्म। तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, बल्क, शेयरिंग। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हमारे पास होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि इसमें लेंथ चेंज हो रही थी। बल्क का मतलब वॉल्यूम का चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल। और शेयरिंग का मतलब या तो एंगल से रिप्रेजेंट करो या फिर x बाय एल, चेंज कितना चेंज आया है साइड में, और दूसरा डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ जो भी साइड दे रखी होगी हमें, एंड दैट इज इट। तीन टाइप के स्ट्रेन भी हमने कर लिए। कहां पे है ये? इधर। तो ये हमारे पास आता है लॉन्गिट्यूडनल का बता दिया मैंने, मैंने शेयरिंग का भी बता दिया, इन्होंने थीटा यूज करा, हमने फाई यूज करा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड और याद रखना मैंने भी बताया, फॉर स्मॉल एंगुलर डिफॉर्मेशन दिस इज द फॉर्मूला, है ना, है ना। अगर बहुत छोटी एंगल बहुत छोटा होगा तभी ये फॉर्मूला यूज करना, ये वाला फॉर्मूला फाई इक्वल टू एक्स बाय एल, एंगल बहुत छोटा होगा तभी यूज करना, और मैक्सिमम केसेस में यही आता है हमारे पास, तो इसलिए हम ये याद रख लेते हैं। एंड फाइनली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर कहां गया ये रहा, इसको वॉल्यूमेट्रिक भी नाम दे सकते हैं, काफी सारे नाम है इसके, वॉल्यूमेट्रिक, बल्क स्ट्रेन, जो इच्छा हो वो बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, शेयरिंग। वापस आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हुक्स लॉ है, बट उस पर जाने से पहले जरा इधर आना चाहेंगे। दो तीन क्वेश्चन है, जरा इसको निपटाते हैं। वीडियो को पॉज करो, जरा लिखने की कोशिश करना। एक बार जरा ये पहले क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो। स्ट्रेस कैलकुलेशन, अ हैवी केबल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्रेन एंड कैरीज अ लोड। वो क्रेन देखी होगी ना, कोई सामान उठाती है, उसकी केबल लग रखी होती है, केबल भी तो किसी मटेरियल की बनी होगी, तो उसकी स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ बताता है स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस झेल सकती है वो, ठीक है, ऑफ मास, सो कैरीज अ लोड ऑफ मास m kg if the cross sectional area is a, write the expression for longitudinal stress। स्ट्रेस का तो भाई लोग अपने पास एक ही फॉर्मूला है, स्ट्रेस अपने पास होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब इन्होंने कहा है कि केबल है जो कि m मास को उठा के बैठी हुई है। अब मैं कोई लियोनार्डो डा विंची तो नहीं हूं कि बहुत खतरनाक पेंटिंग बना दूं एक समय में, है ना, बट पिकासो तो मैं हूं। तो ये रही क्रेन, मान लो पिकासो की ऐसी होती थी यार। तो ये क्रेन ने उठा रखा, तो नीचे की तरफ mg, ठीक है, और ऊपर की तरफ हमारे पास हो जाएगा टेंशन। तो अगर मैं लिखना अच्छा, इन दोनों में से रीस्टोरिंग कौन से वाला है? टेंशन। रस्सी जो पकड़ के रखे, रस्सी की जो खुद की स्ट्रेंथ है वो टेंशन है ना। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो टेंशन इक्वल टू mg,
अरे ये तो रुका हुआ है ना, अभी इन्होंने कहा ही नहीं कोई मोशन है इसके बीच में। जब तक हमें कहेंगे नहीं मोशन, हम क्यों लगाएं न्यूटन के लॉज वगैरह, है ना। इसका मतलब है हम सिंपल क्या करेंगे, फोर्स की जगह लिख देंगे mg, डिनोमिनेटर में a इज द एरिया। इतनी सी बात पूछी हुई थी हमसे तो। एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन खत्म। और ये ए कौन सा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर। अगर मैं इस वायर को थोड़ा सा कट करके देखूं कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं ये कैची, बढ़िया तो लग रही, देखो सुंदर लग रही ना कैची। तो ये जो कैची है अगर इसे मैं कट करके देखूं इसको, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर का मुझे दिखाई देगा, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दूसरे में चलते हैं, स्ट्रेन की कैलकुलेशन करनी है। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय 2 मिलीमीटर अंडर अ लोड, कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द वायर। उससे पहले वापस चलते हैं, तुम लोगों ने मुझे याद क्यों नहीं दिला इसकी यूनिट क्या होती है, सोच देखते हैं। लेंथ बाय लेंथ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, कोई यूनिट ही नहीं बची, है ना। न्यूमिनेटर में भी सेम चीज, सेम क्वांटिटी पड़ी है, डिनोमिनेटर में भी, तो इसको लिख लेना, दिस इज यूनिटलेस। स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस लिख सकते हैं। अभी कभी नोट कर लेना उसे, ठीक है, कर लिया यहां तक नोट, वापस। हाँ, तो स्ट्रेन हमसे पूछा गया था, ये तो इतना इजी सा क्वेश्चन है कि हम यही निपटाएंगे इसको, हम वहां भी नहीं जाएंगे अपनी शीट पे। डेल्टा एल बाय एल, यही तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमें कहा हुआ 4 मीटर ओरिजिनल है और स्ट्रेच्ड प्रोड्यूस हुआ है ये, तो अपने पास आ जाएगा 2 मिलीमीटर डिवाइड बाय 4 मीटर, विच इज 2 इंटू 10 की पावर कितनी होती कन्वर्जन, मिलीमीटर में मीटर, 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 4, विच कम्स आउट टू बी 0.5 10 की पावर -3। दैट इज द आंसर, कोई यूनिट होती ही नहीं। या 5 इंटू 10 की पावर -4 भी लिख सकते हो, सोच के देखो, 5 बाय 10, 10 ऊपर जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -4, -4, कुछ इस तरीके से। मैंने तो पहले ही कहा था बहुत आसान चैप्टर है, अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, बढ़ा देते। ठीक है, एक और चीज भी बताऊं, ये जो चीज है ना, ये डेल्टा एल, कभी कभी इसे बुक में एलोंगेशन भी बोला होता है। ठीक है, इसका नाम है एलोंगेशन, तो कभी दिख जाए तो डेल्टा एल निकालना है हमें एलोंगेशन के नाम पे। आगे बढ़ना चाहे, चेंज इन लेंथ का क्वेश्चन है। An elastic band has an original length of this. Longitudinal strain produced during this stretching is this. Calculate the change in length. इस बार स्ट्रेन दे रखी है और चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल निकालना है। वीडियो पॉज खुद से करना है, वही फॉर्मूला लगाओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। एल दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ दी हुई है, स्ट्रेन दी हुई है, मतलब ये दिया हुआ है, इस बार डेल्टा एल निकालना। खुद से कर लोगे पक्का। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हम चलना चाहेंगे हुक्स लॉ की तरफ। हुक्स लॉ में क्या कहता है वो समझते हैं। हुक्स लॉ का मतलब होता है अगर मैं कभी भी किसी चीज को खींचूंगा, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे काफी सारे मटेरियल्स के साथ, तो हमें पता लगा कि हुक्स लॉ कहता है जैसे जैसे तुम लोग स्ट्रेस बढ़ाओगे, तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे, ज्यादा खींचने की कोशिश करोगे, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तुम जैसे जैसे खींचोगे, एक यूनिट स्ट्रेस एक यूनिट स्ट्रेन, एक यूनिट स्ट्रेस एक यूनिट स्ट्रेन, चलता रहेगा इसमें तब तक जब तक इलास्टिक लिमिट अकर नहीं हो जाती, अंडर इलास्टिक लिमिट। कभी तुम लोगों ने पेन वाला स्प्रिंग देखा होगा जो पेन में से निकलता है, उसको खींचो, खींचोगे वापस आ जाएगा, खींचोगे वापस आ जाएगा, लेकिन ज्यादा खींच दोगे वो वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि उसकी भी तो एक लिमिट होती होगी ना, एंड दैट लिमिट इज इलास्टिक लिमिट। एक लिमिट तक अगर हम किसी चीज को स्ट्रेच या स्क्वीज करेंगे तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा। उस लिमिट के बाहर, दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, उस लिमिट के बाहर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ आया? ठीक है। एंड अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज इट, स्ट्रेस इज के टाइम्स स्ट्रेन। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है देयर के इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां पे लिख ही देते हैं, दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल।
ऐसा कुछ। पता क्यों लिख रहा हूं मैं? ताकि तुम लोग भी अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है? सिर्फ मैं उसमें से रीड करता रहूंगा ना तो मजा नहीं आएगा और तुम लोग भी नोट्स नहीं बनाओगे, और अपने नोट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, हमेशा बोलता हूं मैं हर वीडियो में। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इलास्टिक लिमिट। क्या होती है? द मैक्सिमम स्ट्रेस, जितना भी तुम उसको खींच सकते थे खींच दिया, लेकिन एक लिमिट है। द मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। एक ऐसी स्ट्रेस की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जब तक तुम मान लेते हैं 5 यूनिट, तुम 5 यूनिट तक स्ट्रेस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी मटेरियल पे। 5 यूनिट तक उसको खींचते रहो, छोड़ो वापिस आ जाएगा, खींचते रहो छोड़ो वापिस आ जाएगा। लेकिन 5 से अगर 5.1 भी कर दिया तो अब वो इलास्टिक, अब उसमें कुछ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी। अगर तुमने 5 यूनिट से ज्यादा लगा दिया, मान लो 6 लगा दिया, तो जैसे ही तुम उसको खींचोगे तो अब नहीं ऐसा होगा कि 1 यूनिट स्ट्रेस 1 यूनिट स्ट्रेन। अब 1 यूनिट स्ट्रेस शायद स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। हम ना बचपन में क्या करते थे, मत करना प्लीज ये, ठीक है? जो मैं बताने वाला, हम ना थर्मोकोल लेते थे छोटे छोटे, और थर्मोकोल को जला लेते थे। फिर वो जैसे ही जलता था ना, उसका ब्लैक ब्लैक सा पार्ट रह जाता था। फिर उसको बहुत गर्म होता था बाय द वे, फिर भी हम वो गरम गरम को ऐसे उठाते थे और ऐसे एक लंबी सी उसकी वो तार सी बना देते थे, ऐसे बहुत लंबी तार सी बन जाती थी उसको खींचते ही। तो हम थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस लगाते थे और बहुत सारी स्ट्रेन आ जाती थी। ये नहीं है हुक्स लॉ के अंदर कि थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओ बहुत सारी स्ट्रेन आ गई। स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वहां पे हाथ जला लेते थे हम बचपन में, अपने घर से मार खाते थे फिर। बट यहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा जो मैंने अभी सिचुएशन बताई है उसमें। हम आगे बढ़ना चाहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। ये जो अभी रेशो आई है, द रेशो ऑफ स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू दैट स्ट्रेन विद इन इज अ कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट। कहने का मतलब है, अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर देखना चाहें तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का स्ट्रेस है, किस टाइप की स्ट्रेन है, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला। अंडर इलास्टिक लिमिट, ये बस हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पे सबसे पहला आता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या चीज है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर तुम मुझसे पूछे इस पूरे चैप्टर में एक चीज सबसे टॉप पे मैं रखना चाहूं वो यही है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस और कुछ नहीं, हमारे पास रेशो होती है, इट इज द रेशो ऑफ longitudinal stress, longitudinal stress to the longitudinal strain। अगर मैं स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर दूं, कौन से? longitudinal by longitudinal, longitudinal stress by longitudinal strain is called Young's modulus, that is the formula। बस इतनी सी बात याद रखनी है। थोड़ा और एक्सपेंड करें तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बताया है? फोर्स बाय एरिया। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बताया था? लॉन्गिट्यूडनल, डेल्टा एल बाय एल। थोड़ा रेसिप्रोकल वगैरह कर ले तो ये बन जाएगा वाई एफ एल बाई ए डेल्टा एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। अगर कोई यूनिट पूछ ले तुम लोगों से तो यूनिट हमेशा ध्यान रखना, इसके तो कोई यूनिट होते ही नहीं, तो बचा क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस के ऑलरेडी पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, खत्म। ये था हमारे पास। दिस इज यंग्स मॉडुलस। इसका एक स्पेशल केस भी हो सकता है, बट उस पर बढ़ने से पहले अभी अभी तुम लोगों को बताया था, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये रहा, तुम लेंथ को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, तुम एरिया को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, कोई लेना देना नहीं है ऐसे। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने। ये जो यंग्स मॉडुलस है ये नहीं डिपेंड करता लेंथ एरिया वगैरह चीजों पे, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, स्टील है, या कोई ग्लास है, या क्या चीज है, उस पर डिपेंड करेगा और किसी भी चीज पे नहीं। समझ आया? ठीक है। अगर हमें कभी भी कोई वायर चाहिए होती है तो हम ट्राई करते हैं कि अच्छे यंग मॉडुलस की हो, हमेशा हम ट्राई करते हैं। मुझे एक ना लिफ्ट एलिवेटर बनानी है फॉर एग्जांपल, तो एलिवेटर बनाने के लिए मैं देखूंगा ऐसी वायर जो कि जिसका यंग्स मॉडुलस बहुत अच्छा हो। मुझे स्पेस एलिवेटर बनानी है। स्पेस एलिवेटर का मतलब है एक ऐसी एलिवेटर जो मुझे स्पेस तक लेके चले जाए। लेकिन भाई साहब उसके लिए तो बड़ा खतरनाक मटेरियल, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल, एट द सेम टाइम बहुत हल्का मटेरियल लेना होगा, क्योंकि बहुत सारी वायर यूज होगी ना। ज्यादा हैवी होगा तो भाई सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ज्यादा हैवी वायर लगा दी, तो हल्का भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, वैसा मटेरियल हमें ढूंढना है फॉर एग्जांपल, या अच्छा यंग्स मॉडुलस का ढूंढेंगे हम। ठीक है, यूनिट्स भी मैंने बता दिए हैं। और एक सिचुएशन इसमें यह आती है, मान लो कभी भी हमारे पास एक वायर है, मैं थोड़ा थिक सी वायर बना रहा हूं ताकि हमारे समझ आ जाए। यहाँ एम मास है, मान लेते हैं इसकी रेडियस दी हुई है आर,
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास पाई आर स्क्वायर आएगा। किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ना कहा हो तो वो होता है सर्कुलर ही होता है, क्योंकि वायर सिलेंडर जैसी होती है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं इसका वाई का, तो बन जाएगा फोर्स की जगह क्या आएगा, mg, नीचे की तरफ फोर्स, मतलब नीचे mg है तो ऊपर क्या होगा, टेंशन। हमें टेंशन लिखनी होती है बट ठीक है, टेंशन इक्वल टू mg। तो mg L डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। याद रखना डेल्टा L इज एलोंगेशन। पक्का समझ आ रहा है यहां तक? करें आगे, चलो। हमारे पास यंग्स मॉडुलस ये रहा। अच्छा, इसके यूनिट हमारे पास एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और हम पास्कल भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। चलो, ये चीज थी हमारे पास, ये है। और सिग्निफिकेंस इसकी बता रखी है। हाई यंग मॉडुलस, द मटेरियल इज वेरी स्टिफ। कहने का मतलब है अगर मैं तुम लोगों से कभी भी पूछूं कि कौन ज्यादा इलास्टिक हो, तो बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, कौन ज्यादा इलास्टिक होता है, स्टील या फिर रबर? इलास्टिक कौन है? अगर मैं खींचूंगा तो जल्दी अपनी शेप को रीगेन कौन कर लेगा? एंड द आंसर इज स्टील। स्टील ज्यादा होता है। स्टील को ऐसे पकड़ो, थोड़ा सा ऐसे बेंड करो, छोड़ दो, जल्दी वापस आ जाएगा। एज कंपेयर टू रबर को पकड़ा, छोड़ा, वापस आने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू स्टील। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक होती है, नहीं नहीं, स्टील इज मोर इलास्टिक। इसके बाद हमारे पास आता है डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल नॉट ऑन द साइज एंड शेप। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, साइज शेप पे नहीं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है शेयर मॉडुलस। अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये जो मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता रखा है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें कौन सा स्ट्रेस है, कौन सी स्ट्रेन है, बस यही चेंज होगा। हमेशा जो मैं आगे कराने वाला हूं सारे के सारे टॉपिक्स, उसमें होगा हमेशा यही कि कोई तो स्ट्रेस आएगा डिवाइड बाय स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेस? नाम से गैस कर लिया होगा, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेस हो चाहे कोई भी स्ट्रेस हो, फॉर्मूला तो हमेशा क्या रहता है? फोर्स बाय एरिया। अब तो काफी बार बता दिया ना मैंने, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, और ये होता है फाई। अब ये भी बताया था ना फाई, और फाई की जगह एक्स बाय एल भी लिख सकते हैं, ठीक। फिलहाल के लिए हम फाई से भी काम चला सकते थे, या फिर शेयरिंग मॉडुलस को ईटा से डिनोट करते हैं, ETA ईटा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बाय एक्स बाय एल, एल को ऊपर भेज दो तो एफ एल बाय ए एक्स। ऑलमोस्ट वही फॉर्मूला है जो यंग्स मॉडुलस में आया था, लगभग वैसा ही है। दिस इज द फॉर्मूला। समझ आया यहां तक? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। फिर से अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट फिर से वही बनेंगे। स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते, अरे स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते, और स्ट्रेस को होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, वही यूनिट वापिस आ गए जो हमारे पास पहले थे। जीरो चेंज एट ऑल, बहुत बढ़िया बात थी। पीछे चलते हैं, वापिस आगे चलते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास देखते हैं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर इसमें लिखे हुए तो इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या रिजिड कितना है पार्टिकल वो बताता है। कहां लिखे, या लिख देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तुम्हें अगर कभी भी चेक करना है कि पार्टिकल कितना ज्यादा कठोर है, अब मैं हिंदी मीडियम से, देखो मेरे पास यही शब्दावली है। अगर कोई मटेरियल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, घूसा मार के देखना तुम्हें, तो देखो उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस कितना ज्यादा है, तो उतना ही ज्यादा रिजिड होगा। अगर तुम्हें कभी भी न्यू बेंच खरीदने है, फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल खरीदना है, तो ये क्वांटिटी देखनी जरूरी है उसके लिए, ठीक है। अगर तुम्हें कभी भी कोई वायर बनानी है, कोई वायर की जरूरत है, तो तुम यंग्स मॉडुलस देखने वाले हो, ठीक है। अब ये और तीसरा भी तो आने वाला है, वो समझ गए होंगे ना, वो वॉल्यूम का यूज करके, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर इसमें आगे चले तो डिटरमाइंस द मटेरियल्स रिजिडिटी अगेंस्ट शेयरिंग। अगर कभी भी तुम शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, कितना रेजिस्ट कर रहा है, उसका उतना ही ज्यादा शेयर मॉडुलस होगा, उतना ही ज्यादा उसका ये ईटा होगा। तुम इसको जी से भी डिनोट कर सकते हो, ईटा से भी ज्यादा स्टैंडर्ड यूनिट इसकी ईटा ही होती है, इसलिए ईटा लिखिए। हायर वैल्यू इक्वल टू मोर रिजिड मटेरियल, और अप्रोक्सीमेट रिलेशन लगभग ऑलमोस्ट मटेरियल के लिए हमने देखा है कि ये जो जी होता है या ये जो ईटा होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ यंग्स मॉडुलस।
ये कुछ डेटा होता है साथ साथ जो कि अगर हम याद कर लेंगे हमारे लिए तो काम आएगा, ठीक है। डायरेक्ट एमसीक्यू वगैरह बन जाते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारे पास बल्क मॉडुलस आता है, वो भी यहाँ लिख सकते हैं। बल्क मॉडुलस इंपॉर्टेंट। बल्क मॉडुलस हमारे पास समझ गए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक क्या ही लिख रहे हैं स्पेलिंग, वॉल्यूम मेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज द फॉर्मूला। फिर से फोर्स बाय एरिया और डेल्टा वी बाय वी, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास, जैसा कि यहां पे दिख भी रहा होगा। इस बार यहां पे हम इसको लास्ट टाइम भी बताया था ना, अभी अभी पिछली स्लाइड्स में बताया था कि बल्क मॉडुलस का मतलब है हर तरफ से फोर्स लग रहा है, हर तरफ से फोर्स लग रहा है। और जैसे ही तुम हर तरफ से फोर्स लगाओगे तो इसकी वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। एंड टू डिनोट दैट डिक्रीजिंग पार्ट हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। और इसको, इसी फोर्स बाय एरिया को एक ही तो है अपने पास जिसको हम प्राउडली बोल सकते हैं फोर्स बाय एरिया प्रेशर, ठीक है। डेल्टा वी बाय वी, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कुछ ऐसे भी याद रख सकते हो। रेसिप्रोकल होके वी ऊपर गया, डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे के चैप्टर्स में यूज होगा। जब मैं आगे चैप्टर्स कराऊंगा ना, थर्मोडायनेमिक्स के आसपास पहुंचूंगा, ये वाला याद ना हुआ तो भाई कनपट्टी पे लगेगा फिर, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना, बढ़िया। चल आगे बढ़ते हैं। बल्क मॉडुलस के बारे में कुछ बातें हो तो उसको जरूर सीखना चाहेंगे। हाँ, द नेगेटिव साइन शोज व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। अरे ये तो तुम लोगों ने वो पढ़ा ही होगा अपने थर्मोडायनेमिक्स, अगर केमिस्ट्री में पढ़ लिया फिजिक्स से पहले, वो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे भी बेसिक, पी वी इक्वल टू एनआरटी, सबसे बेसिक इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें भी तो वो पढ़ा है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। बस ये हमने गैस के लिए पढ़ा होता है ना, हमने गैसेस के लिए पढ़ा होता है। हम यहाँ पर इन जनरल बात करना चाह रहे हैं, हम सॉलिड्स की बात करना चाह रहे हैं। सॉलिड्स में भी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे, वॉल्यूम घटती रहेगी। देख लो, थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। वो बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ोगे उसमें जाके। फिलहाल के लिए फॉर इक्विलिब्रियम बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम के लिए अगर मान लो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कोई वॉल्यूम को डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। इसी के जैसी एक और भी क्वांटिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, विच इज कंप्रेसिबिलिटी। जस्ट उल्टा ऑफ बल्क मॉडुलस, के से हम इसको डिनोट कर देते हैं। बल्क मॉडुलस के उल्टे रेसिप्रोकल वाली चीज को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। बस इतना ही। फॉर्मूला में इसका लिखना चाहता तो -1 बाय वी डेल्टा वी बाय डेल्टा पी, ऐसा लिख देता मैं। बल्क मॉडुलस के फॉर्मूला को ही उल्टा कर दिया, और कुछ भी नहीं। देखो, 1 बाय बल्क मॉडुलस। सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल। गैसेस को सबसे ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, सॉलिड को नहीं किया जा सकता। इसको अगर मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो नहीं हो, गैसेस हो जाएंगी। एक एक बीकर में गैस को डालो और ऊपर से उसके ढक्कन को पिचकाने की कोशिश करो, पिचक जाएगा। एज कंपेयर टू उस बीकर के अंदर कोई सॉलिड पत्थर डाल दो फॉर एग्जांपल, नहीं दबा पाएंगे उसे, एज ऑब्वियस। नेक्स्ट है इनकंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटॉमिक बॉन्डिंग। अगर इसका मतलब है कि सॉलिड्स के जो एटम्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। अगर मैं पानी को लूं, किसी भी शेप में ढाल दूं, फॉर एग्जांपल ग्लास में डालूंगा तो ग्लास की शेप, कटोरी में डालूंगा तो कटोरी की शेप, पतीले में डालूंगा पतीले की शेप। तुम किसी अलग एनवायरनमेंट में गए, 12th के बाद पढ़ाई करने के लिए किसी अलग शहर में गए, किसी अलग जगह में गए, और तुम घर वापस आए 4 महीने बाद, तो तुम्हारे स्पाइक्स पीले कलर के हो गए फॉर एग्जांपल, नाखून इतने लंबे लंबे हैं, और कमीज यहाँ से फट रखी है, और कुछ तो ऐसे दिल बना के नाम लिख रखा है, क्योंकि जहां तुम गए थे वहां पे एनवायरनमेंट ऐसा था, तो तुम भी उस एनवायरनमेंट में ढल गए। वैसे लिक्विड्स या गैसेस होते हैं, वैसी ही शेप या साइज बना लेते हैं जैसे एनवायरनमेंट में डाला जाए। अनलाइक सॉलिड, मान लो मैंने छोटे छोटे पत्थर लिए और तुम्हारी अक्ल पे, छोड़ो ये वाला एग्जांपल, कि अगर मैं कभी भी सॉलिड पे कुछ प्रेशर या फोर्स लगाना चाहूं तो वो उसकी शेप और साइज चेंज करना उतना आसान नहीं है। बस ये है हमारे पास इनकंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ना चाहेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बट इससे पहले मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इस पे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो मैं बहुत सारे प्रिपेयर करके लाया हूं। सबसे पहला हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी।
ये तुम लोगों के लिए मैं टास्क दे रहा हूं, पहला ही क्वेश्चन, कि तुम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी बुक में जाना है और देखना है कि सबसे ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा किसका होता है। एक टेबल बना होगा वहां पे, उस टेबल को ढूंढना है, आंसर विल बी स्टील। चलो आओ साथ में एक खोज पे निकलते हैं, ठीक है, एक खोज पे निकलते हैं। तुम लोगों को काम दूंगा तो वो तो फिर हो ही गया। एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स एंड चैप्टर का नाम क्या था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये आई एनसीईआरटी। और यंग्स मॉडुलस पे सीधा हम पहुंचना चाहें, यंग्स 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 ये रहा। अब देखो ये रहा यंग्स मॉडुलस का टेबल। सबसे ज्यादा किसका यंग्स मॉडुलस दिख रहा है, विच इज स्टील। तो स्टील की सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस, दैट मींस कि हमारे पास स्टील होगा यहां पे आंसर, है ना। इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हम टेबल थोड़ा सा ध्यान में अगर रख ले, एक आध वैल्यू भी इसकी अगर ध्यान में रख ले, तो अपना काम निपट जाएगा यहां से। अरे ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रास वायर एंड एल्यूमिनियम वायर विद आइडेंटिकल डायमीटर एंड लेंथ आर जॉइंड एंड टू एंड। ठीक है, साथ साथ डायग्राम बनाने की आदत डाल लिया करो, कि अगर मान लो दो हमारे पास हैं वायर और उनको साथ साथ जोड़ दिया से, ठीक है, अ लोड इज अप्लाइड टू फ्री एंड, ऐसा बनाना चाहिए था। अगर लोड ही लटकाना है तो फिर हमें वायर को ऐसे बनाना चाहिए। इनमें इन्होंने कहा है कि एक लोड लटका दिया है, स्ट्रेचिंग द कंबाइंड वायर बाय 2 सेंटीमीटर, और इसको खींच दिया है, मतलब अगर हम यहां से फिक्स कर रखा था तो इसे खींच दिया है 2 सेंटीमीटर नीचे। इलास्टिक होंगे ना मटेरियल, तो खींच गए, तो खींच दिया है बाय 2 सेंटीमीटर। विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, स्ट्रेस और स्ट्रेन। चेंज तो आया ही ना इसके अंदर, 2 सेंटीमीटर खींचा तो है ही, और चेंज आना स्ट्रेन होता है ना कि स्ट्रेस, है ना। क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। हमें कोई एरिया की बात नहीं की चेंज हो रहा है, हमारे सामने कोई फोर्स की बात नहीं की चेंज हो रहा है। दैट मींस स्ट्रेस इज द क्वांटिटी विच रिमेन सेम, बिकॉज जब तक एरिया चेंज नहीं होगा या फोर्स चेंज नहीं होगा, स्ट्रेस चेंज नहीं होगा। स्ट्रेन चेंज होगा क्योंकि 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया ना, ये है ना। स्ट्रेन का मतलब होता है शेप या साइज में चेंज आना, और वो तो आया है 2 सेंटीमीटर, तो स्ट्रेन चेंज हुआ है बाय 2 सेंटीमीटर, बट स्ट्रेस रिमेन सेम। आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट अपने पास है कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टी डिपेंडेंस। द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल वायर लेंथ, वायर ऑफ लेंथ y एंड रेडियस r इज y। ठीक है, इन्होंने कहा हुआ है यंग्स मॉडुलस y है, लेंथ l है, रेडियस r है। इफ द वायर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ सेम मेटल, पहले अगर कॉपर की रोड थी या स्टील की रोड थी, तो बाद में भी स्टील की रोड है, बट उसकी इस बार लेंथ है 2l, रेडियस है 2r, तो व्हाट विल बी द न्यू यंग्स मॉडुलस। एक बार दिमाग लगाना जरा, अगर हमने लेंथ वगैरह चेंज करी है तो क्या फर्क पड़ेगा यंग्स मॉडुलस में। फॉर्मूला लगाने की जरूरत, लगा के देख लेते हैं, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, यही तो था फॉर्मूला। एक और बार फॉर्मूला लगा देते हैं जो न्यू डेटा दिया है उसके लिए, क्योंकि मैंने ग्रेविटेशन में बताया था कि अगर कभी भी दो अलग अलग डेटा दे रखे हो तो 2 बार फॉर्मूला लगा लिया करो। शर्म है तुम लोगों को, हाँ। अभी अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि यंग्स मॉडुलस डिपेंड नहीं करता लेंथ पे या फिर उसकी रेडियस पे, वो सिर्फ डिपेंड करता है मेटल पे, और मेटल तो सेम ही है, सेम मटेरियल सेम यंग्स मॉडुलस, इररिस्पेक्टिव कितनी लेंथ है। अरे अगर मान लो एक समुद्र है बहुत बड़ा, तुम उसमें से एक गिलास पानी निकाल लो, तो उस एक गिलास पानी और उस समुद्र की डेंसिटी सेम रहती है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। सेम यहां पे भी अप्लाई होता है कि हमें मटेरियल देखना है, ना कि उसकी लेंथ एरिया वगैरह वगैरह सब कुछ। क्लियर, चल बहुत बढ़िया बात है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एलोंगेशन अ 2 मीटर लॉन्ग ब्रास वायर विद स्टैंड विद वायर कैन विदस्टैंड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन द इलास्टिक लिमिट या मैक्सिमम स्ट्रेस हमें दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, एलोंगेशन निकालनी है। याद करो अभी अभी बताया था एलोंगेशन का मतलब क्या होता है, डेल्टा एल, बिल्कुल सही। तो हम करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। लेंथ दी हुई हमें 2 मीटर, 2 मीटर ही है, और स्ट्रेस दिया हुआ मैक्सिमम 3 इंटू 10 की पावर 8, स्ट्रेस दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 8, यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है 1 इंटू 10 की पावर 11।
1 इंटू 10⁻11। हमें डेल्टा एल निकालना है, कोशिश करते हैं। तो बन जाएगा y इक्वल टू एफ बाई ए विच इज स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन विच इज डेल्टा एल बाई एल। एल तो ऊपर भेज सकते हैं हम, तो एफ बाई ए विच इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को मैं ऐसे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू स्ट्रेस, एल ऊपर गया, डेल्टा एल नीचे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स डेल्टा एल इज इक्वल टू दिस बाय y। अब हम सारी वैल्यूज डाल देते हैं, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁸, एल की वैल्यू दी हुई है 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 10⁻11, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻³ 6 मिलीमीटर। खत्म, समझ आया? बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही थी इसमें, तो सिंपल। स्ट्रेस इनटू, मतलब ये वाला हमने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया, बस इसको, ये वाले को पूरे को स्ट्रेस एक बार दे ही रखा था, तो हमने 3 इंटू 10⁸ लगाई और एल ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में y को रखा, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहा हुआ है कि a wire of length L, radius R is pulled by a force F, resulting in an extension of this। एक और न्यू वर्ड हमारे सामने आया, डेल्टा एल को एक्सटेंशन भी बोलते हैं, एलोंगेशन भी बोलते हैं, चेंज इन लेंथ भी बोलते हैं, 3 नाम है इसके, ठीक है, कहीं लिख लेना फिर से। इफ फोर्स इज ट्रिपल्ड एंड द रेडियस इज डबल, व्हाट विल बी द न्यू एक्सटेंशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एल। बताना ऐसी कौन सी चीज है इस पूरे क्वेश्चन में जो सेम रहेगी। यंग्स मॉडुलस, मटेरियल थोड़ी बदला है, उन्होंने कहा लेंथ को बड़ा छोटा करा है बस, ठीक है। पहली सिचुएशन में लगाते हैं फोर्स L बाई ए डेल्टा L। दूसरी सिचुएशन में चीजें बदली हैं, पहली में फोर्स F था, L डेल्टा L सब कुछ हमने सेम लिखा है, और रेडियस की जगह, सॉरी एरिया की जगह बस हम पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है। मैंने पहले ही बताया था जब भी वायर की बात हो रही होगी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया। दूसरे में इन्होंने कहा फोर्स की जगह हो गया 3F, ठीक है, फोर्स की जगह हो गया है 3F, L को L ही रखा है, ओरिजिनल लेंथ, एज्यूमिंग L कांस्टेंट, रेडियस को डबल किया है, रेडियस को डबल किया है तो 4R स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करना है, और डेल्टा L डैश मान लेते हैं क्योंकि यही तो निकालना है, दोनों को डिवाइड मार दो, तो ये इससे गया FL पाई आर स्क्वायर डेल्टा L, मतलब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा एल, और इसका रेसिप्रोकल 4/3 डेल्टा एल डैश, या फिर डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू 3/4 डेल्टा एल। मेरा आंसर यार है, एक बार चेक कर लेना जरूर, ठीक है, 3/4 टाइम्स डेल्टा एल। इसमें हमने 2 बार क्यों फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमें यंग्स मॉडुलस ने ना पूछा। अगर हमसे पूछते कि न्यू यंग मॉडुलस बताओ, भाई सेम ही होता, न्यू क्या, मटेरियल तो सेम ही है ना, तो यंग्स मॉडुलस सेम होता, लेकिन इसमें हमसे यंग्स मॉडुलस ना पूछ के हमसे डेल्टा एल डैश पूछा गया था, दैट इज हमने जो अभी अभी करा है। क्लियर है यहां तक, पक्की बात? आ जाओ। इसके बाद अपने पास आता है ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, 2 wires A and V are made of same material. Wire A has length this, diameter this, wire B has this. Same force is applied, then compare their extension. तो सेम क्वेश्चन देने वाली बात हो गई, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर डायमीटर डबल किया है तो रेडियस भी डबल होगी, है ना। सोच के देखो ना, डायमीटर डबल किया, डायमीटर इक्वल टू होता है 2R, डायमीटर को डबल करोगे तो रेडियस भी तो डबल ही हो जाएगी। अरे 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 सोच के देखो ना यार, रेडियस भी तो डबल हुई। दिमाग लगाओ अगर नहीं समझ आया है तो, ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे, मतलब क्वेश्चन करा रहा हूं, डोंट वरी, क्वेश्चन नहीं छुड़वा रहा। सेम मटेरियल का हुआ, दोनों सेम मटेरियल, यंग्स मॉडुलस सेम होगा, तो इसका मतलब है फिर से वही क्वेश्चन आ गया सेम, FL बाई ए डेल्टा एल, और दूसरे में है FL बाई ए मतलब पाई आर स्क्वायर, डायमीटर डबल किया है, दैट मीन्स रेडियस भी डबल होगी, दैट मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कुछ ज्यादा ही सिमिलर क्वेश्चन आ गया ना। अच्छा इस बार लेंथ को डबल किया है, ठीक है, फोर्स सेम है, इस बार लेंथ को डबल किया गया है, इसे कोई ज्यादा खास फर्क तो नहीं पड़ा, इसको उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया, जो कि नहीं उड़ाना था, ये भी FL से FL, एरिया से एरिया, तो ये बन जाएगा
1/2 रेसिप्रोकल वगैरह करके देखोगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल डैश बाय डेल्टा एल एंड डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय 2। रेसिप्रोकल इधर उधर, ठीक है, ऐसा कुछ बनना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास हमारे पास आ रहा है कि स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, एन एल्यूमिनियम रोड ऑफ दिस डेटा इज गिवन, स्ट्रेस निकालो, एलोंगेशन निकालो, स्ट्रेन निकालो। ये अपने लेवल का तो बचा ही नहीं अब क्वेश्चन, हमने तो इससे काफी ज्यादा डिफिकल्ट निपटा लिए। स्ट्रेस बताना है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। एल्यूमिनियम रोड ऑफ दिस स्ट्रेच्ड बाय 50 किलो न्यूटन। किलो को जरा 3 0 लगा लेना, कहीं पता लगे सारा क्वेश्चन कर लिया, एग्जाम से बाहर आए, खुश हो रहे भाई तेरे भाई ने तो तबाही मचा दी, मार्क्स ही नहीं मिले क्योंकि किलो को वो लिखा ही नहीं था तुमने। कितना दुख होगा, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन ही इस पर डिपेंड है ना। और हमें रेडियस भी दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 5 × 10⁻³ स्क्वायर, दैट मीन्स 50, ये बन जाएगा 50,000 डिवाइड बाय पाई 25 10⁻⁶। 25 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 2000, और 25 दूना 50 और 3 जीरोस, 2000 × 10⁶ ऊपर जाके, दैट मीन्स पाई 2000 बाय पाई 2000 बाय 3.14, विच इज, अगर मैं इसको लिख दूं 2 बाय 3.14, 10 की पावर बन जाएगा 9, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग में 3 मान लूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की ट्रिक बताता हूं आज तुम लोगों को। 3.14 को 2 मिनट के लिए तुम लोग मान लो 3, तो 2 बाय 3 हो जाएगा 0.6, है ना, 0.6666, लेकिन मैं यहाँ पे 0. अप्रोक्सीमेटली 0.6 मेरा गैस है ये 0.6 आना चाहिए इसके आसपास, तो 6 × 10⁸ करके देखना जरा, यही आना चाहिए। आसपास से तो निकाला हमने, इतनी बड़ी चीटिंग वीटिंग थोड़ी करी है, 0.66 की जगह 0.6 लिख दिया, बस इतना ही था। अब तुम लोग भाई करवा के ही मानोगे लग रहा है, कैलकुलेटर होना तो चाहिए यहीं कहीं। टूल्स, डिसिप्लिन, मैथ, कैलकुलेटर, 2 डिवाइड बाय 3.14। यार मैं तो तुम लोगों को कह ही रहा हूं, अब तुम जीनियस इंसान के सामने आके ऐसी बातें करोगे ना, तो फिर खुद की बात पूरी नहीं हो पाई, सोचो। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेना चाहूंगा, कोई जीनियस नहीं है, जस्ट एक गैस ही था हमारा 0.6। सो आगे बढ़ना चाहिए, डेल्टा एल भी निकालना है इसमें, तो डेल्टा एल निकालने के लिए हम ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ निकालते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय, या फिर सीधा ही स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एल को ऊपर भेज के, तो डेल्टा एल आ जाएगा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू लेंथ डिवाइड बाय वाई। स्ट्रेस तो अभी हमने निकाला था, विच इज 6 × 10⁸। एल हमें पता है, 2 मीटर, और यंग्स मॉडुलस 7 × 10⁻10, दैट मीन्स ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 7 इंटू 10⁻⁻2, विच कम्स आउट टू बी 1 डेसिमल और लिख देते हैं, विच इज 7 नहीं 7 या 7 चौक 28, 7 5 35, 1.5। आगे खुद से लिख लेना आप, ठीक है ना, इससे ज्यादा डेसिमल तो नहीं लिखने वाला हूं मैं। डेल्टा एल के मीटर, ठीक है, तो 15 मिलीमीटर भी इसको लिख सकते थे रफली, 15 मिलीमीटर, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बढ़ना चाहें तो ये कहा हुआ है कि a brass wire this extend by the same amount as iron when subjected to the same load, find the ratio।
आई रियली होप कि ये क्वेश्चन तुम लोग निपटा लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन निपटा लेना, सिंपल। वो यंग्स मॉडुलस का 2 बार फॉर्मूला लगा के दोनों को डिवाइड एंड दैट इज द आंसर। हो जाएगा पक्का? ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ना चाहते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज मॉडुलस ऑफ, ये क्या खत्म भी हो गए क्वेश्चन, इतने सही थे। वाह भाई, इतने से क्वेश्चन रह गए, सिर्फ 2 टॉपिक भी रह गए हमारे पास, कमाल है। शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस का भी अभी फॉर्मूला बताया था, शेयरिंग स्ट्रेन बाय शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये अपने पास पूछा हुआ है, अ क्यूबिकल गैलेटिन ब्लॉक ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, वापिस राजन वापिस, ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज अ शेयरिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड टू its upper surface parallel to the surface, parallel to the surface. If the shearing modulus is given, calculate the displacement of the upper face relative to the bottom. ठीक है, इसका मतलब कहा है, हमें वो बतानी है रिलेटिव कितना ज्यादा वो टेढ़ा हो गया। वो टेढ़ा होने को क्या बोलते हैं? एक्स। अरे यार, टेढ़ा होने को एक्स, टेढ़ी कुछ नहीं। अगर ये है हमारे पास एक बॉक्स और ये रहा, एक तो एक्स का नाम लेते ही ना चीजें गलत होनी स्टार्ट हो जाती है ना। फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के तौर पे इस बार मैं बॉक्स बनाऊंगा ही नहीं, अलग कलर से बनाऊं। बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया, ये बनाना एक्सएल। तो हमारे पास फॉर्मूला था ईटा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया विच इज डिवाइडेड बाय एक्स बाय एल। तो यहां से हमारे पास हमें निकालना एक्स, तो थोड़ी मैनिपुलेशन करनी होगी फॉर्मूला की। एफ एल बाय एक्स ए उधर फेंका तो एक्स आ जाएगा, ई एक्स हमारे पास आ जाएगा एफ एल बाय ए ईटा। अब देखते हैं डेटा क्या दिया हुआ है। डेटा हमारे पास है, साइड दी हुई है 20 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक है और क्यूब के साइड का एरिया, साइड इंटू साइड होता है ना, तो एरिया हमें यहां से मिल जाएगा, एरिया नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एरिया हमें मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर से, दैट मीन्स 400 इंटू 10 की पावर -4। -4 कहां से आई बताना जरा। अरे अरे अरे, साइड थी, इसका स्क्वायर, साइड इंटू साइड। सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं, अरे लाला सेंटीमीटर को मीटर में भी तो करना है, या फिर लाली जो भी देख रहे हो। एरिया होगा, एरिया की बात निपट गई। फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन, ठीक है, जरा कलर वापस लाना चाहेंगे। उसके बाद शेयर मॉडुलस दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? कुछ भी नहीं, बस वही बताना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस रिलेटिव टू बॉटम, बॉटम के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये कितना टेढ़ा हो गया है, एंड दैट इज एक्स। ठीक है, चल, तो फॉर्मूला अपने पे अभी अभी हमने तैयार किया था, x इज इक्वल टू एफ बाय ए ईटा एल ऊपर, तो ये बन जाएगा, f दिया हुआ है 100 इंटू 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में चेंज करना है, एरिया है 400 इंटू 10 की पावर -4 और ईटा है 2 इंटू 10 की पावर 4। चल देखते निपटाते हैं एक एक करके। 20 से तो ये गया 20 पे, 10 की पावर -10 की पावर तो ये गई, अरे ऊपर 100 है, वहां -2 है, गया। दैट मीन्स हमारे पास बन गया है 1 डिवाइड बाय 40 इंटू 10 की पावर 4 भी गायब। अरे तो बड़ा आसान सा कैलकुलेशन बन गई, 1 बाय 40 दैट मीन्स 0.1 बाय 4, दैट मीन्स 0.02, आगे 8 2 का मतलब 20 का मतलब 5 मीटर्स। बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन है, a solid sphere is submerged to a depth of this in a lake, given the bulk modulus is this, density of water is given, calculate the fractional compression। भाई फ्रैक्शनल कंप्रेशन का मतलब डेल्टा v बाय v निकालना है, ठीक है पूरा। चल आ जाओ, एक फॉर्मूला मैं याद दिलाता हूँ, मतलब याद कर दिलाता हूँ, अभी मैंने ये वाला चैप्टर कवर तो नहीं किया है,
बट थोड़ा तो झेल लेंगे ना एक क्वेश्चन के लिए। कभी भी वाटर के एच डेप्थ नीचे अगर हमें प्रेशर देखना हो, किसी भी लिक्विड के एच डेप्थ नीचे प्रेशर हमें देखना हो, द फॉर्मूला इज, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है डेप्थ एच पे, ठीक है। तो अगर हमें फॉर्मूला कभी भी निकालना हुआ प्रेशर का लिक्विड के एच डेप्थ नीचे, दिस इज द प्रेशर। इसको गोज गेज कुछ भी बोल सकते हो, मैं इसको और डिटेल में बताने वाला हूं नेक्स्ट चैप्टर में, अभी के लिए सिर्फ नाम लिख देता हूं। गोज गेज कुछ भी प्रेशर बोल सकते हैं, नेक्स्ट में इसको और अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अ प्रेशर ऑफ दिस 4 × 10 की पावर 5, नहीं, गलत क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर इमर्ज्ड इन 2000 गुना नीचे और ग्रेविटी की वैल्यू 10 दे रखी है। तो इसका मतलब है प्रेशर में निकाल सकता हूं 1000, डेंसिटी दे रखी है और ये 2000 दे रखा है। तो ये बन जाएगा 2 × 10 की पावर 3, 6, 7, 7 जीरोस। बल्क मॉडुलस हमारे पास दे रखा 2 × 10 की पावर 9। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास था डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी, दैट कम्स आउट टू बी कितना था भूल ही गया, 2 × 10 की पावर 9। तो 2 × 10 की पावर 9 डेल्टा पी, जो कि अभी अभी हमने निकाला 2 × 10 की पावर 7 डेल्टा वी बाय वी। आई नो क्या सोच रहे होंगे, लो तो रोने लग जाएंगे। एक तो नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 2 से 2 आया, इसको नीचे भेजा 10 की पावर 9, 10 की पावर 7 माइनस 10 की पावर 2, अरे 10 की पावर -2, उल्टा क्यों लिख रहा हूं, 10 की पावर 7 डिवाइड बाय 10 की पावर 9। गलती हो रही है यहाँ पे, तुम्हारे लोगों का ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ध्यान से पढ़ा करो, देखो मिस्टेक हो गई, बताओ। कंप्रेसिबिलिटी, अ प्रेशर इंक्रीजेस दिस causes a specific volume of liquid to decrease by this, वॉल्यूम इतने परसेंट डिक्रीज हो रही है। कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस एंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, पहले एक चीज बताना चाहेंगे इसमें हम कि कभी भी अगर हमारे पास परसेंटेज में कोई डिक्रीज, परसेंटेज में कोई चीज दे रखी हो, जैसे इन्होंने बोला स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज बाय दिस परसेंट, डिक्रीज ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो डेल्टा वी बाय वी इंटू 100% ये हमेशा दे रखा होता है, हमेशा आज के बाद ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़िया, 0.0 कहा गया, 0.02 था, मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दी, 0.02 हमेशा ध्यान रखना है। पक्का क्लियर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहेंगे तो डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 0.02 डिवाइड बाय 100, 2 × 10 की पावर -4 बन जाए, क्योंकि 2 जीरो और नीचे आ जाएगी। दिस इज गिवन एट द मोमेंट। बल्क मॉडुलस हमें निकालना है, प्रेशर हमें 4 × 10 की पावर 5 दे रखा है। याद रखना ऑलरेडी हमें डिक्रीजिंग दे रखा था, नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। 2 × 10 की पावर -4 तो 2 × 10 की पावर 9, ऐसा आ गया बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की वैल्यू इसके आसपास ही होती है, 10 की पावर 9, पिछले में भी आ रखा था। कंप्रेसिबिलिटी पूछी हुई है, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 बाय बल्क मॉडुलस विच इज 1 बाय 2 × 10 की पावर 9, 0.5 10 की पावर -9, दिस इज कंप्रेसिबिलिटी। इतने कम कंप्रेसिबल होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह रह गया है, बट इससे पहले हम इधर आना चाहेंगे ना। अब हमारे पास आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसके पॉइंट्स तो अभी डिस्कस करेंगे, चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पे, आ जाओ। ये रहा अपने पे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में हम निकालते हैं, ये ग्राफ कहाँ गया, ये रहा, इस ग्राफ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, चलो, बड़ा आसान सा है, कोई ज्यादा इतनी डिफिकल्ट वाली बात है नहीं। देखो, जैसे जैसे हम स्ट्रेस लगाएंगे किसी चीज पे, स्ट्रेन बढ़ना शुरू होगा। अभी तो बताया था, तुम किसी चीज को, किसी को भाई तुम गाली ही देते जा रहे हो रोज, तो उसमें भी गुस्सा बढ़ता रहेगा, फटेगा एक दिन। ऑलमोस्ट वैसी ही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन। तो जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा यहां तक। देख पा रहे हो ना, एक लिमिट यहां पे सेट हो रखी है, दिस लिमिट इज कॉल्ड
प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस बढ़ाओ स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाओ स्ट्रेन बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम इस लिमिट के बाहर चले गए, इस लिमिट के बाहर जाते ही अगर तुम ये ए से बी की तरफ पहुंच गए, तो यहां पे ना जो हुक्स लॉ था ना, वो फेल हो जाएगा। हुक्स लॉ का फेलियर होगा। स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बचेगा। यहां पे लिखा भी है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब होता है भाई वो हार मान चुका, अब स्ट्रेट, अब नहीं झेल सकता। अब 4 गाली दोगे तो 2 तो मैं भी दूंगा, वो वैसे वाली बात हो गई। अब गाली इन द सेंस कहना चाह रहा हूं मैं, कुछ होता है ना दोस्त की भाई आते जाते वैसे टपली मार गए, वो वाली चीज। जरूरी नहीं है तुम अपने दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चीज लेके आओ, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो वाली चीज थी हमारे पास। इस बार नहीं रहेगा हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसे हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे वो बस अब उसने कह दिया ठीक है, इसके बाद से अब एग्जैक्टली डिफॉर्मेशन नहीं होगी। अब तुम मेरे पे अगर फोर्स लगा के खींचोगे और छोड़ोगे, मैं उसी शेप में एग्जैक्ट में तो वापस नहीं आऊंगा। अगर इससे ज्यादा लगा दिया तुम लोगों ने स्ट्रेस, तो यहां तक एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेस लगाओ स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस लगाओ स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे आगे चले गए, हम फॉर एग्जाम्पल बी पॉइंट से आगे जाते जाते सी पे पहुंच गए, बी से आगे जाते किसी भी रैंडम पॉइंट अगर हम सी पे पहुंचे, बी से आगे नहीं जाना था भाई, उससे ज्यादा नहीं परेशान करना था अपने दोस्त को, लेकिन तुमने कर दिया, तो अब उसमें परमानेंट चेंज आ गया। अब वो तुमसे दूर भागने चला जाएगा, अब नहीं जाएगा वो तुम्हारे साथ समोसा खाने के लिए क्लास कैंटीन। परमानेंट चेंज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। पहले तक क्या हो रहा था, मैं अगर यहां तक वो लगा रहा था, स्ट्रेस लगा रहा था और छोड़ता था, वापिस वहीं आता था ग्राफ, ग्राफ यहीं पे वापिस आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे ही हमने इस बी पॉइंट से आगे और ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया, अब थोड़े से देखो मैंने कितना सा स्ट्रेस लगाया, इतना सा स्ट्रेस लगाया, सिर्फ स्ट्रेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया और उसमें उसमें परमानेंट चेंज आने दिखेगा। तुमने स्प्रिंग को अगर ज्यादा एक इलास्टिक लिमिट से बाहर खींच दिया, छोड़ोगे, परमानेंट चेंज। इलास्टिक लिमिट भी गई, पहले यहां पे हुक्स लो गया, यहां इलास्टिक से इलास्टिक लिमिट गई। इसके बाद ये जितना भी रीजन तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, बचा हुआ जो कर्व का रीजन है, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। ये पहले वाला इलास्टिक रीजन था। इलास्टिक मतलब तुम किसी चीज पे फोर्स लगाओगे और वो वापिस आ जाएगा। प्लास्टिक मतलब परमानेंट चेंज आना। इसके बाद ये सारा परमानेंट चेंज वाला काम है। तुम देखना, तुम ऑब्जर्व करके देखो, जरा सा स्ट्रेस है और कितनी सारी स्ट्रेन इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो, कितनी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। थोड़े से स्ट्रेस लगाने में बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। एंड अगर हम चलते चलते अब इस पॉइंट तक पहुंच गए, दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, इस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट, ठीक है, लिखा ही हुआ अल्टीमेट, अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। ये भाई यहां पे वो हार मान गया। अब तुम अगर इससे बाद भी, इसके बाद भी चले गए डी पॉइंट के, एंड देन कम्स द फ्रैक्चर पॉइंट, और वो टूट ही जाएगी चीज परमानेंटली। अगर तुम ये यील्ड पॉइंट से ये वाली जगह पे अगर तुम हो ना, तो यहां पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ना होके, यहां पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की कुछ पावर हो जाएगा। तुम थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे, बहुत सारी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे रबर, या वहां रबर का एग्जांपल लेते हैं, तुम थोड़ा सा स्ट्रेस लगाओगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे मैंने वो थर्मोकोल वाला एग्जांपल बताया था, हम वो गरम गरम चीज को उठाते थे, जरा सा ऐसा करते थे और इतनी लंबी तार बन जाती थी उसकी, इतना लंबा खिंच जाता था वो, और ब्रेक भी नहीं होता था, ब्रेकिंग पॉइंट उसका बहुत दूर था। बट अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ना होके, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की कुछ पावर होगी। थोड़ा सा स्ट्रेस, बहुत सारी स्ट्रेन, वैसा कुछ हो जाएगा। बट यहां पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि ये तो वो है ना प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये प्रोपोर्शनल लिमिट ब्रेक हो जाती है इस बी पॉइंट पे आते ही, यील्ड पॉइंट पे आते ही। आई होप यहां तक समझ आ गया हो। अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ के बाद तो फ्रैक्चर पॉइंट आएगा और वो टूट जाएगी। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। और परमानेंट सेट का मतलब है, अगर हम इस सी पॉइंट पे लाके बी पॉइंट के आगे चले गए, सी पॉइंट तक लाके छोड़ दिया, वापस नहीं आएगा, वहां पे जैसा था वैसा नहीं रहेगा मटेरियल, थोड़ा सा इसमें परमानेंट चेंज हमें देखने को मिलेगा। दिस वाज द कंप्लीट डायग्राम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और मैंने कुछ ऐसा पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख रखे हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, हमने अभी अभी देखा था, ए पॉइंट हमारे पास था मैक्सिमम पॉइंट वेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वही तक, उस ग्राफ में ही, उस ग्राफ तक ही हमारे पास, जो यहाँ पे ऐसे प्रोपोर्शन, यहाँ पे था ना ए पॉइंट, वहां तक ही सिर्फ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। बी पॉइंट मैंने बताया वो तो थोड़ा ऐसे सा जा रहा था, यहाँ पे था बी पॉइंट, फिर यहाँ सी पॉइंट,
फिर कुछ ऐसे जाके नीचे फ्रैक्चर पॉइंट, रफ सा ग्राफ बना रखा मैंने अभी के लिए। तो ये जो बी पॉइंट है दिस इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, इसके बारे में भी बातें बता रखी, या इसको इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। बियॉन्ड पॉइंट ए बट बिफोर बी हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड बट द मटेरियल इज स्टिल इलास्टिक। वापिस आएगा लेकिन थोड़ा परमानेंट चेंज होगा, इलास्टिक है अभी भी। पॉइंट बी इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, ये जो है यहां के कॉरेस्पॉन्डिंग अभी दिखाया था ना, दैट वाज द मैक्सिमम स्ट्रेस बिफोर परमानेंट डिफॉर्मेशन बिगिंस। क्योंकि बी पॉइंट से आगे चले गए ना अगर तुम, जैसे मैंने सी पॉइंट पे दिखाया था, तो यहां पहुंचता है फिर ग्राफ, फिर परमानेंट चेंज आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे बता रखे हैं। बी डी, स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस प्रोड्यूसेस लार्ज स्ट्रेन, जैसा मैंने बताया स्ट्रेस नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट उसकी कुछ पावर हो जाएगी। परमानेंट डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेंगे, पॉइंट डी मैंने बता रखा है, मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन विथस्टैंड, उसके तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेके जा सकते हो इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस तक, उसके बाद वो टूट जाए, उसके बाद सीधा क्या आता है, फ्रैक्चर पॉइंट ही आता है। एंड देन हमारे पास है पॉइंट ई विच इज फ्रैक्चर पॉइंट, उसके बाद तो फाइनली ब्रेक ही हो जाएगा मटेरियल। ठीक है, दीज आर दी पॉइंट्स जो कि याद रखने होंगे, और सारा का सारा मैं पीडीएफ तो उसमें दे ही देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ टाइप के मटेरियल, जैसे डक्टाइल मटेरियल, ऐसे मटेरियल दैट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग, और दूसरे अपने पास है ब्रिटल मटेरियल शो नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब अगर मैं दोनों के ग्राफ बनाने चाहूं तो कुछ ऐसा सा ग्राफ हमें दिखाई देगा। एक फ्रैक्चर पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूर होता है डक्टाइल मटेरियल्स का एज कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो उनका ये रहा वो ब्रेकिंग पॉइंट, ये रहा ब्रेकिंग पॉइंट, और ये रहा ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ दोज डक्टाइल मटेरियल्स, जैसे यहां पे बोला भी हुआ। ब्रिटल मटेरियल काफी जल्दी टूट जाते हैं, जैसे ग्लास, कास्ट आयरन, और कॉपर, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, ये सारे यहां पे आते हैं। दीज आर कॉल्ड डक्टाइल। पढ़े भी होंगे ना तुम लोगों ने डक्टाइल अपनी छोटी क्लासेस में। एक डक्टाइल और दूसरे का कुछ नाम था, क्या नाम था दूसरे वाले मटेरियल का, डक्टाइल ब्रिटल, और क्लिक नहीं कर रहा अभी दिमाग में, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चल, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर के ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, कुछ इस तरीके से। इलास्टोमर का मतलब होता है ऐसे मटेरियल्स जिसमें मैं थोड़ी सी स्ट्रेस प्रोड्यूस करूं और बहुत सारी स्ट्रेन हो जाए, उन्हें हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। सब्सटेंस दैट कैन बी इजीली स्ट्रेच टू अ वेरी लार्ज स्ट्रेन एंड स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा खींचो, छोड़ दो, फिर भी वो अपनी शेप को रीगेन कर ले, उसे हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। जैसे रबर फॉर एग्जांपल, इनका जो यंग्स मॉडुलस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग का मतलब होता है लॉस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेंथ ड्यू टू रिपीटेटिव साइकिल लोडिंग एंड अनलोडिंग। कहने का मतलब है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब होता है अगर तुम किसी चीज पे, मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी वैसे इस वीडियो की, अगर तुम लोग खींचते हो किसी मटेरियल को, छोड़ देते हो, खींचते हो, छोड़ देते हो, खींचते हो, छोड़ देते हो, ऐसे अगर हम करते रहे देन उसमें कुछ परमानेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बार बार मैं इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हूं, इलास्टिक लिमिट के बाहर नहीं गया, फिर भी तुम बार बार उस पर 150 साल तक फोर्स लगाते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, लोड कर रहे हो, अनलोड कर रहे हो, लोड कर रहे हो, अनलोड कर रहे हो, तो भी हमें उसमें कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कुछ परमानेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसकी जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है उसमें चेंज देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। समझ आया? ठीक है। एक हमारे पास मैंने यहां पे लिखा नहीं है बट दैट इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मान लो तुमने किसी चीज पे, अपनी भाषा में लिखना है इसको, ठीक है, डेफिनेशन को, तुमने किसी चीज पे फोर्स लगाया बहुत समय तक, तुमने किसी चीज पे, मान लो यहां पे कोई धागा है, तुमने उसमें कोई सामान को लटका के रख दिया, 20 साल तक वो लटका ही हुआ उस पे। अब उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे इतने लंबे समय के बाद। वो जो धागा तुमने लटका रखा था बड़ा स्ट्रॉन्ग था स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें कुछ परमानेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी स्ट्रेच या स्क्वीज हो जाएगी, वो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। बहुत समय तक अगर किसी चीज पे स्ट्रेस लगा के रखो तो उसमें परमानेंट चेंजेस दिखते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अपनी भाषा में लिखना, ठीक है। चल, एंड द फाइनल टॉपिक दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे चलते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
वैसे मेरे को इस पे जाने से पहले एक साइड में बॉक्स बनवा देता हूँ, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता। हमने पढ़ा हुआ है कि कभी भी स्प्रिंग फोर्स वर्क पावर एनर्जी में कराया हुआ है। स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है तो फॉर्मूला कुछ F इक्वल टू के एक्स होता था। अरे नेगेटिव साइन भी होता है, माइनस के एक्स होता है, लेकिन वो नेगेटिव साइन रीस्टोरिंग नेचर ही तो दिखाता है सिर्फ, है ना, F इक्वल टू के एक्स। लेकिन हमने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा है एफ एल बाई ए डेल्टा एल। डेल्टा एल तो चेंज इन लेंथ है, यहां पे भी तो एक्स चेंज इन लेंथ ही होता था। अगर ये हमारे पास स्प्रिंग है, मैं कितना स्ट्रेच कर रहा हूं स्प्रिंग को, वही तो होता था एक्स। एक्स का मतलब होता था कितनी एलोंगेशन है, कितना स्ट्रेच कर रहा हूं। तो मैं इस डेल्टा एल की जगह एक्स भी लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह किया तो फोर्स की वैल्यू मिली ए वाई ए और एक्स बाय एल। ये दोनों सेम सेम से ना लग रहे तुम लोगों को, है ना, है ना, है ना, सेम सेम से लग रहे हैं। इसका मतलब के की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं वाई ए बाय एल। इसका कहने का मतलब हमारा यार है कि हम एक वायर की तरह भी सोच सकते हैं एक स्प्रिंग को। कभी हमारे पास क्वेश्चन आ गए कि एक एक स्प्रिंग से एक एक लोड को बांध रखा है, तो हम थोड़ी देर के लिए स्प्रिंग को भूल के हम एक वायर की तरह भी उसको बिहेव करा सकते हैं। बस जो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है उसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे वाई ए बाय एल। देयर इज नथिंग एट ऑल चेंज। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, छोटा सा एक डेरिवेशन करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक मटेरियल है और मैंने इस पे फोर्स लगाया है। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से करते हैं इसे। ये हमारे पास एक मटेरियल है, फिर से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं उसके कारण थोड़ा सा चेंज आया इसकी लेंथ में, लेटस से वही डेल्टा एल। मैं इसका निकालना चाहता हूं एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी इसमें, क्योंकि तुम लोग सोच के देखो, जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट मींस वर्क डन होगा। एंड वर्क डन हमने सुना हुआ है होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कभी किसी चीज के अगेंस्ट जाके वर्क करने की कोशिश करो, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेस की, वो डिफॉर्मेशन फोर्सेस की। जो मैं नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हूं इसे वायर को, लेकिन ऊपर की साइड पे एक फोर्स लगेगा विच इज डिफॉर्मेशन, है रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से वर्क डन का फॉर्मूला यू ऐसा कुछ आ जाएगा। मैं वो एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूं जो इस वायर के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। निकालने की कोशिश करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू डी एक्स। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी अभी हमने देखा था फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई ए बाई एल इंटू में एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन हमें करनी है जीरो से, मान लेते हैं कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी चेंज नहीं था स्टार्टिंग में, और बाद में वो डेल्टा एल। वाई ए बाई एल को बाहर निकाला, एक्स डी एक्स। और अभी तक समझ आ गया होगा कि x की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय 2। दैट मींस वाई ए बाय एल एक्स स्क्वायर बाय 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, हम वर्क डन की जगह इंटरनल एनर्जी भी लिख सकते हैं। इंटरनल एनर्जी मतलब एनर्जी स्टोर्ड, वी कॉल दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैं वही तो निकाल रहा हूं। मैं किसी वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं, उसके मॉलिक्यूल्स भी खींच रहे हैं, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। ऐसे समझो दो मॉलिक्यूल्स के अंदर एक स्प्रिंग जैसा फोर्स है। वैसे तुम लोगों ने काफी सारे बॉन्ड्स पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, हटा दो उसको, हम फिजिक्स में अभी तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग दो एटम्स के बीच में बॉन्ड की जगह एक स्प्रिंग जैसा भी बिहेव करा सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो किसी भी स्प्रिंग को खींचोगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तुम वापस छोड़ोगे वैसी ही शेप को रीगेन करने की कोशिश करेगा। वही तो एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर हो रही है। तो ये बन जाएगा हाफ वाई ए बाय एल। कुछ कमी लग रही है यहाँ पे, हाँ, लिमिट्स की। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो डेल्टा एल का स्क्वायर आ जाएगा दिस। एंड इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं एक एल से मल्टीप्लाई एक एल से डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। एक एल पहले ही था, एक एल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डेल्टा एल बाय एल। क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता है ये होता है स्ट्रेन का, और कौन सी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ये क्या चीज है, एरिया इंटू एल, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। देखो U इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं हाफ वाई, स्ट्रेन का वाई को भी लिख सकता हूं यंग्स मॉडुलस को, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, कुछ इस तरीके से, इंटू में वॉल्यूम इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर। वैसे पिछले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कैंसल, दैट मींस U इज इक्वल टू हाफ
स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एक ये भी पॉसिबल फॉर्मूला हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। देन दैट इज इट। एक होता है इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब हमारे पास स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, यू ई। फॉर्मूला होता है एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को इधर ले आओ बस, तो बन जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एंड दैट इज इट। इतना ही था ये हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। इसमें वापस आना चाहें तो इसके बाद हमारे स्प्रिंग वाला तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एक पॉइसन रेशो होती है, उसको भी देख लेते हैं। पॉइसन रेशो का मतलब हमारे पास होता है, अभी तक हम जितनी भी रेशोस की बात कर रहे थे, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, शेयर मॉडुलस हो या बल्क मॉडुलस हो, तीनों में ही ना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो रहा था। लेकिन ये एक इकलौता ही है जिसमें पॉइसन रेशो में लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने ना ऑब्जर्व किया कि हम काफी चीजें डिफाइन कर चुके हैं, बट इसे भी डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी भी रोड को खींचते हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है लेकिन उसका डायमीटर भी तो कम होता है, पतली भी तो हो जाएगी वो वायर। अगर लेंथ बढ़ाने की कोशिश करोगे, वायर पतली हो जाएगी। दैट मीन्स इसको हम डिफाइन कर सकते हैं माइनस डेल्टा डी बाई डी डेल्टा एल बाय एल। एंड आई होप कि इस बार में नेगेटिव साइन का मतलब समझ गए होंगे। मैं वायर को कंप्रेस करूंगा तो लेंथ घटेगी, डायमीटर बढ़ेगा। मैं खींचूंगा, लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर कम हो। एक चीज तो डिक्रीज हो ही रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं वापस, ये इसको म्यू से डिनोट करते हैं, सिंबल भी इसका लिख सकते हैं म्यू, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं म्यू। इसकी वैल्यूज हमारे पास थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों है। अच्छा बाय द वे, क्योंकि ऊपर भी मैंने स्ट्रेन लिखा है, नीचे भी मैंने स्ट्रेन लिखा है, स्ट्रेन बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन खुद ही डायमेंशनलेस था, तो डायमेंशनलेस बाय डायमेंशनलेस इट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस कहने का मतलब इट इज अ प्योर नंबर, कोई यूनिट नहीं होते हैं इसके, ध्यान रखेंगे। ये लिखा भी हुआ है। वैल्यूज देखेंगे इसकी, थ्योरेटिकल वैल्यूज हमारे सामने है कुछ ऐसी, -1 से 0.5, प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं 0 से 0.5, दोनों ही हमें याद रखनी होंगी। स्टील की जो रेंज होती है वो 0.28 से 0.3 तक। ये थोड़ा मेमोराइज करने वाला पार्ट आ जाता है और वी कांट डू एनीथिंग, याद करनी पड़ेगी ये वैल्यू, ठीक है। बढ़िया। एंड फाइनली इसकी 3 एप्लीकेशन हमारे सामने आती है, जैसा मैं स्टार्टिंग में भी, ये भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अगर हमें कोई लिफ्ट बनानी है तो उसके लिए हमें वायर्स की जरूरत पड़ती है, वो वायर का ज्यादा यंग्स मॉडुलस होना चाहिए। पहली आ जाएगी स्टील रोप्स इन क्रेन्स एंड लिफ्ट। क्रेन में या फिर लिफ्ट में अच्छी वायरिंग की, अच्छी वायर्स की जरूरत होगी, ठीक है, जो ज्यादा समय तक चल पाए। तो स्टील इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज वेरी हाई यंग्स मॉडुलस और हाई रिजिडिटी। सो नेक्स्ट हमारे पास है बेंडिंग ऑफ बीम्स के बारे में। तो जब भी हम कोई न्यू बिल्डिंग्स बनाते हैं या फिर कभी भी हमें बीम्स की जरूरत पड़ती है, तो हम ऐसे मटेरियल्स ढूंढते हैं जिनका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो और स्ट्रेच या स्क्वीज करने पे उनमें कोई परमानेंट चेंज ना आए, ठीक है, अब झेल सके काफी सारी बेंडिंग को वो। तो यहाँ पे लिखा हुआ टू रिड्यूस बेंडिंग मटेरियल्स हैव हाई यंग्स मॉडुलस। वो मटेरियल यूज होते हैं जिनका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है इंक्रीजिंग द डेप्थ हाइट ऑफ द बीम इज मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द बेंडिंग देन इंक्रीजिंग द विड्थ। जो बीम है उनकी लेंथ को ज्यादा बड़ा करते हैं एज कंपेयर टू उसकी विड्थ को, ताकि हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, क्योंकि हमने यंग्स मॉडुलस में पढ़ा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन यंग्स मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। एंड द फाइनल वन, हमने जब भी बिल्डिंग्स बनती हुई देखी है तो उसके अंदर आई शेप के, कुछ इस तरह की शेप के हमें देखने को मिलते हैं बीम्स टाइप ही होते हैं ये भी। तो ये हमें देखने को मिलते हैं बिल्डिंग्स में, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं मतलब कम मटेरियल यूज होता है इनको बनाने के लिए एज कंपेयर टू अगर हम रेक्टेंगुलर बीम्स बनाएं, और काफी सारे हम एक्सपेंसेस को सेव कर सकते हैं। तो दीज आर दी 3 एग्जाम्पल्स जो हमने एंड के लिए रखे हुए थे। इसको एक बार देख सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाना हो तो हम एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं इसमें। एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, हम थोड़ा स्टिक रहने वाले हैं क्वेश्चन, आने वाली वीडियोस में हम इस पर जरूर डिटेल में बात कर रहे होंगे। अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए इसको याद कर सकते हैं। 3 अपने पास एप्लीकेशन है, स्टील रोप्स, बेंडिंग और आई शेप के
बनाने होते हैं हमें बीम्स। एंड फाइनल हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए हैं। एंड फाइनल आते हैं हम अपने 3 क्वेश्चंस पे एंड देन कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अ कॉपर वायर गिवन डेटा इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ दिस। यंग्स मॉडुलस गिवन है, हमें निकालना है स्ट्रेन और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आसान सा ही है, इसको तो हम यहां भी निपटा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया हमें दे रखा है, फोर्स भी हमें दे रखा है, तो 2 इंटू 10 की पावर -6, दैट मीन्स 0.5 10 की पावर 8 या फिर 5 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। एंड नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमारे पास है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या यू लिख लेते हैं इसे, हाफ इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस तो अभी अभी हमने निकाला है 5 इंटू 10 की पावर 9। इस बार हमारे पास स्ट्रेन नहीं गिवन है ना, इस बार हमें कुछ ऐसे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी जिसमें स्ट्रेन ना आए। सोचते हैं। y का हमें फॉर्मूला, सॉरी u का हमें फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। कुछ तो सोचना होगा जिसमें ना आए स्ट्रेन। तो कोई बात नहीं, एक हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेस से डिवाइड कर दो, एक स्ट्रेस से मल्टीप्लाई। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस होता है, तो स्ट्रेन बाय स्ट्रेस 1 बाय यंग्स मॉडुलस होगा। 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू यंग्स मोड इंटू 1 बाय यंग्स मॉडुलस एंड वॉल्यूम। हाफ इंटू स्ट्रेस अगर हम देखें तो हमारे पास अभी अभी वैसे हमने निकाला था 5 इंटू 10 की पावर 9 है ना, 5 इंटू 10 की पावर 9 का स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 1.2 10 की पावर 11। एंड वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया भी दिया है, लेंथ भी दी है, 2 इंटू 10 की पावर -6 एंड लेंथ दी हुई है 4 मीटर। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट आंसर। आसान सी ही कैलकुलेशन है, 2 से 2 कैंसल और ये बन जाएगा 2 के टेबल में 0.6 और फिर से इसको कट कर सकते हैं 0.3। ये बन जाएगा 25 10 की पावर 18 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 0.3 10 की पावर 11। 10 की पावर 12 बचेगी यहां से, अगर हम देख पाए तो 10 की पावर 12 डिवाइड बाय 10 की पावर 11 विच इज सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा। तो 250 डिवाइड बाय 0.3 या फिर 2500 डिवाइड बाय 3 विच कम्स आउट टू बी 8 2 सॉरी 3 3 एंड देन ये बचता जाएगा बस 8.83.33 जूल्स में हम आंसर ले देंगे। 833.3 जूल्स, दैट इज द आंसर। आई होप यहां तक समझ आया हो। 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी निपटा लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, अ वायर हैज स्प्रिंग कांस्टेंट दिस, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय दिस। अभी अभी हमने फॉर्मूला किया था हाफ, वैसे फॉर्मूला पे लेके जाना चाहूंगा मैं तुम लोगों को। यहां पे हमारा फॉर्मूला आया था ये, और अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ मैच करके दिखाना चाहूं तो मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस विल बिकम यहां पे तो 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट डेल्टा एल का स्क्वायर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2000 और 5 मिलीमीटर। 2000 और 5 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3। तो ये अपने पे थोड़ा सॉल्व करके आ जाएगा 2000 25 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो अपने पे बन जाएगा 25 10 की पावर -3, कुछ इस तरीके से, क्योंकि 3 जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, a metal bar is subjected to a longitudinal stress such that longitudinal strain is this. Longitudinal is the Poisson ratio for the material is this. Calculate the lateral strain. चल कोशिश करके देखते हैं। स्ट्रेन पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, स्ट्रेस
स्ट्रेस नहीं, लिटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लिटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि दे रखी है क्वेश्चन में, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.3, which comes out to be lateral strain is equal to 0.34 into 10 की पावर माइनस 3, 1.2 10 की पावर माइनस 3, और यूनिट्स इसके क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, एक प्योर नंबर है ये, मैंने जैसा अभी अभी बताया था। तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आई होप काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम फ्लूइड पे, और उसके काफी सारे हम क्वेश्चंस वगैरह भी करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।